पाकिस्तान और अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात, पास्ट भी और करंट सिचुएशन भी। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी है वो हमेशा से ही अप्स एंड डाउन का शिकार रही है। उसके बाद से पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ना वो अप्स एंड डाउन का शिकार रहे हैं। कभी हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं, कभी बहुत ठीक हो जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं और कभी बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब होने की जो वजूहात हैं उसमें से बड़ी वजह ड्यूरेंट लाइन डिस्प्यूट है। हम्म। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है जो कि तकरीबन 2600 किलोमीटर लंबा है। और अफगानिस्तान इस बॉर्डर को मानने से इनकारी करता है, जबकि ये बॉर्डर ऑलरेडी जब 1947 में पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो ये बॉर्डर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था। उसके बाद का इरा अगर हम डिस्कस करें तो दरमियान में पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के तलुकात कई दफा ठीक भी हुए, कई दफा खराब भी हुए हैं। फिर 1970 के आखिर में जब सोवियत यूनियन की फोर्सेस अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात फिर बेहतर होना शुरू हो गए। हुआ ये कि पाकिस्तान की उस वक्त पॉलिसी ये थी कि सोवियत फोर्सेस को अफगानिस्तान में दाखिले से रोका जाए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में ये लोग काबिज हो गए तो इनका अगला अटैक पाकिस्तान के जो दो प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान और केपीके, जो कि उस जमाने में एनडब्ल्यूएफपी हुआ करता था, ये सोवियत फोर्सेस वहां से अटैक करती हुई गवादर तक पहुंचेंगी। इसलिए फिर पाकिस्तान ने एक दफा दोबारा अपनी पॉलिसी चेंज की है। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद यहाँ पर एक नई फोर्स क्रिएट हुई जिसको हम तालिबान कहते हैं। और तालिबान रिजीम का यहाँ पर 1990s के मिड में तालिबान रिजीम यहाँ पर स्टार्ट हो गई। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क था जिसने तालिबान रिजीम को एक्सेप्ट किया। 9/11 का वाकया, 9/11 के बाद अफगानिस्तान पे तालिबान की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। नई हुकूमतें वहां बन गई और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक बार फिर अप्स एंड डाउन का शिकार हो गए। मौजूदा सिचुएशन ये है कि 2021 में तालिबान दोबारा वापस आ, और हम्म। हमारा इस पे ऑलरेडी बेशुमार प्रोग्राम मौजूद हैं कि जिसमें पाकिस्तान ने जिसमें हमने ये बात बताई थी। पाकिस्तान ने बाकायदा अफगान गवर्नमेंट से ये कहा कि जी अफगान टेरिटरी से पाकिस्तान पर अटैक्स होते हैं जिसमें टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सर फहरिस्त है। लेकिन तालिबान इस दफा जो है ना पाकिस्तान की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन और हैरानकुन तौर पर यह हुआ कि जी अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस दफा तालिबान रिजीम में हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे हो गए थे। और ये यहाँ इस तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ। 2024-25 में अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पे टेंशन रही, अटैक्स हुए, दोनों तरफ से जो है क्लेम्स किया गया कि जी कैजुअलिटीज हुई हैं। सिक्योरिटी और मिलिटेंसी इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान में ये आलम है कि पाकिस्तान को अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे हिंदुस्तान की तरफ से भी इश्यूज हैं और वेस्टर्न बॉर्डर पे भी हमारे पास इस वक्त प्रॉब्लम्स है ना, वो तालिबान ने खड़ी कर दी हैं। और ये डेफिनेटली जी इस सर। वक्त तालिबान जो भी काम कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की फेवर में जा रहा है और हिंदुस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी लाखों अफगान रिफ्यूजीज जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये अफगान रिफ्यूजीज वापस जाएं और जाके अफगानिस्तान में वो जाके सेटल हो जाएं। लेकिन अफगान गवर्नमेंट जो है इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। पाक ईरान रिलेशनशिप, हमारा नेबरी कंट्री है, तकरीबन 900 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान का और ईरान का। और ये बलूचिस्तान के साथ शेयर करता है। और हम पाकिस्तान के ईरान के साथ रिलीजियस रिलेशनशिप भी है, कल्चरल भी है और ट्रेड भी है। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो है स्मगलिंग। पाक ईरान बॉर्डर पर स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से स्मगलिंग को रोका जाए। मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हम यहाँ पर ये दे सकते हैं कि कुलभूषण जाधव का पकड़ा जाना ये इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान ईरान की टेरिटरी पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है। कुलभूषण यादव ने जितना भी काम किया वो सारे का सारा जो है उसका ऑफिशियल नेटवर्क जो है वो ईरान में मौजूद था। और वो ईरान से बलूचिस्तान में आया करता था और फिर वापस भी जाया करता था। शिया सुन्नी के फसादात, शिया सुन्नी का एक प्रॉब्लम पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में ये भी एक चैलेंज है। पाकिस्तान की मेजोरिटी जो है वो अहले सुन्नत से बिलोंग करती है, जबकि ईरान की मेजोरिटी जो है वह अहले तशी मसलिक से बिलोंग करती है।
तो जी सर। प्रॉक्सी वार्स जो है वो पाकिस्तान में होती रही हैं, और माजी में तो इसकी बेशुमार एग्जांपल दी जाती हैं कि ईरान पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार्स करने के लिए बाकायदा फंडिंग भी करता रहा है। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होते और हमारे ट्रेड भी बहुत ज्यादा होती, लेकिन सिक्योरिटी का इशू इधर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम इधर भी है। ईरान के साथ ताल्लुकात में बैलेंसिंग इशू आ जाता है सऊदी अरब के साथ। जब पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ अच्छे होते हैं तो ईरान के साथ खराब हो जाते हैं, अगर हमारे ताल्लुकात ईरान से अच्छे होते हैं तो फिर सऊदी अरब के साथ खराब हो जाते हैं। ये एक दफा बैलेंसिंग इशू एक दफा फिर ज्यादा है। हाँ, मिस साहब, आपकी तरफ से हम अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहते हैं कि सी पैक पे सबसे बड़ा जो हमला हुआ है वो इंडिया का प्लान है, जो कि उन्होंने चाबहार पोर्ट क्रिएट की है, और वो ये ईरान में है, और ईरान ने अपनी सरजमीन हिंदुस्तान को इस मकसद के लिए दी, और वहां पर चाबहार पोर्ट जो है उन्होंने बनाई। पाकिस्तान का मुस्लिम रियासतों के साथ कलेक्टिव आउटलुक। पाकिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, और पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया के उन कंट्री का बहुत अच्छे हैं जो कि मुस्लिम मेजोरिटी वाले हैं, और इसमें स्पेशली अफ्रीका के, मिडिल ईस्ट के, साउथ एशिया के और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज की में हम बात कर रहे हैं। बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान भरपूर अपना रोल अदा कर रहा है, जिसमें एक ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, पाकिस्तान इसका पाइनियर मेंबर है। 2025 में मुस्लिम स्टेट्स ने यहाँ पर जितनी भी डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई हैं गाजा कन्फ्लिक्ट में, पाकिस्तान ने उसमें शिरकत की है और हिस्सा भी लिया है। इस वक्त मुस्लिम दुनिया में कई कंट्रीज ऐसी हैं जो इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, और कई कंट्रीज ऐसी हैं जो इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान की ये कोशिश है कि हम आपस में ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर लें कि जो गरीब ममालिक हैं उनकी हेल्प के लिए मुसलमान अमीर कंट्रीज जो है ना वो ही अपना रोल प्ले करे, डेट बर्डन को वो मैनेज कर लें, फॉरेन एक्सचेंज को वो एडजस्ट कर लें। सिक्योरिटी का इश्यूज मिडिल ईस्ट में तो बहुत ज्यादा है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ बाकायदा एक डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ है। माइग्रेशन इश्यूज, पाकिस्तान के मुस्लिम कंट्रीज के साथ माइग्रेशन का इश्यूज भी कुछ है, जैसे कि सऊदी अरब और यूएई का है। पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर निकल के जब जॉब करने के लिए जाते हैं तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मिडिल ईस्ट होती है, और मिडिल ईस्ट में उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सऊदी अरब होती है। तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अगर कहीं काम करते हैं तो वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 30 लाख के करीब है। उसके बाद यूएई का नंबर आता है। और इस वक्त ये आलम है कि मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज ने पाकिस्तानी वर्कर्स पर वीजा बैन किया हुआ है। पाकिस्तानी रोल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन 2025, पाकिस्तान यूएन का एक्टिव मेंबर है, और पाकिस्तान यूएन के कई प्रोग्राम में, कई प्रोजेक्ट्स में भरपूर काम कर रहा है। अगर हम यूएन के पीस मिशन की बात करें तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 3-4 बड़े कंट्रीज में होता है जो कि इस यूएन मिशन में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। पाकिस्तान 2025 में इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी बना है, और जुलाई में पाकिस्तान के पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी भी रही है। पाकिस्तान ओआईसी का पाइनियर मेंबर है। इसके अलावा दुनिया में जहां जहां पर भी मुसलमानों के पर जुल्म होते हैं, पाकिस्तान हमेशा उसके लिए खड़ा रहा है और उसके लिए आवाज भी बुलंद की है। कश्मीर, पैलेस्टाइन, यमन और अदर इश्यूज में पाकिस्तान ने दुनिया में भरपूर अपना रोल प्ले किया है। दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है G77, पाकिस्तान इसका चेयरपर्सन भी रहा है, और ये दुनिया में डेवलपिंग कंट्रीज की ये ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना रोल भरपूर अंदाज में अदा कर रहा है। स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम तक पहुंचता है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानी की तमाम मुश्किलात को आसान करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।